फ्रेंड्स, वेलकम टू विगी वागा कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। आई होप ऑल आर फाइन। एंड हमने जो अपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर साइंस के जो स्टार्ट किए थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज अपने जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एचएसएससी ने बार बार पूछे हैं और बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी है, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रदूषित जल में से आयरन और मैग्नीज निकालने में निम्न में से कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है। यानी कि एक ऐसे तरीके का नाम हमें बताना है जो क्या करता है, ना तो आयरन निकाल सकता है और ना ही मैग्नीज निकाल सकता है। ऑप्शन सेम हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन हमें दिए गए और चार ऑप्शन में के हमारा एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, जो क्या करता है ना तो आयरन और मैग्नीज को जो प्रदूषित जल होता है उसमें के नहीं निकाल सकता। तो आइए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमें क्या दिया गया है, क्लोरीनीकरण। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या दिया गया है, क्लोरीनीकरण दिया गया है। सेकंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दिया गया है, चूना सोडा प्रक्रिया। जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास चूना सोडा प्रक्रिया। सी ऑप्शन की अगर बात करें तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, आयन आदान प्रदान क्रिया। यानी कि जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, आयन आदान प्रदान क्रिया। और लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो लास्ट ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया था, यानी कि अगर हमारे पास प्रदूषित जल है और प्रदूषित जल में अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आयरन है और मैग्नीज है, अगर इनको हमें निकालना है यानी कि इन चारों में के वो कौन सी विधि है जो इस काम को नहीं कर सकती, यानी कि आयरन और मैग्नीज को जो प्रदूषित जल से नहीं निकाल सकते उसको हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चूना सोडा प्रक्रिया। चूना सोडा प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रदूषित जल होता है उससे ना तो हम आयरन निकाल सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीज निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे ऑप्शन में अदर जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इस प्रक्रिया यानी कि इन तीनों की प्रक्रियाओं का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रदूषित जल होता है उससे हम आयरन और मैग्नीज को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, चूना सोडा प्रक्रिया, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो आयरन और मैग्नीज है उसको प्रदूषित जल से बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चूना सोडा प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, चूना सोडा प्रक्रिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, जो प्रदूषित जल होता है उसमें के ना तो हम मैग्नीज निकाल सकते और ना ही हम क्या कर सकते हैं, आयरन को निकाल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम प्रोसेस भी बोलते हैं। सोडा लाइम प्रोसेस ये क्या होती है, हमारी सोडा लाइम या लाइम सोडा प्रोसेस भी होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, सोडा लाइम प्रोसेस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चूना सोडा प्रक्रिया। और इसमें होता है क्या है, हमारे पास मेनली क्या होगा, दो ही चीज होती है, एक हमारे पास क्या होता है सोडा होता है और एक हमारे पास क्या होता है लाइम होता है। ये दोनों चीजें हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सोडा हमारे पास क्या होता है, CaO होता है और हमारे पास जो लाइम होता है वो लाइम हमारे पास क्या होता है, NaCO3, ये हमारे पास क्या होता है, लाइम होता है। तो ये दोनों यानी कि चूना सोडा प्रक्रिया में क्या होता है, चूना हमारे पास CO होता है और सोडा हमारे पास क्या होता है, Na2CO3। क्या होता है हमारे पास, Na2CO3 हमारे पास लाइम होता है। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषित जल से मैग्नीज और आयरन को नहीं निकाल सकते। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे डिप्टी रेंजर में पूछा गया है आफ्टरनून शिफ्ट में। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि डैश को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो मिट्टी में वायु का प्रसार करने में मदद करते हैं। यानी कि हमें उस चीज या उस जीव
या उस जीव का नाम बताना है जो क्या करता है, किसानों का मित्र कहलाता है, यानी कि जो फार्मर होते हैं, किसान जो होते हैं, उनका वो क्या कहलाता है, फ्रेंड, मित्र उनका कहलाता है। और वो क्या करता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या करता है, वायु का प्रसार करता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, केचुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दीमक। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, मेंढक। तो हमें क्या बताना था, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं, यानी कि फार्मर ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, किसानों का मित्र होता है, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, केचुआ। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दीमक। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, मेंढक। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केचुआ। क्या हो जाएगा, केचुआ। केचुआ को हम क्या कहते हैं, जो किसान होते हैं, फार्मर जो होते हैं, उनका फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म। यानी कि अर्थवॉर्म क्या होता है, केचुआ, यानी कि जो क्या कहलाता है, किसानों का मित्र कहलाता है। और काम ये क्या करता है, हम सबको पता होगा कि केचुआ क्या करता है, जमीन में मिट्टी के अंदर रहता है। और ये क्या करता है, जो छोटे मोटे, यानी कि अपना खाना खाने के लिए जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये उनको खा जाता है। और उनको खाने के लिए ये क्या करता है, जो मिट्टी होती है उसको भी निगल जाता है, उसको भी खा जाता है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। और उसमें फिर फसल क्या होती है, अच्छी होती है। तो इसीलिए केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म जो होता है उसको क्या कहा जाता है, फार्मर, यानी कि जो किसान है उनका मित्र कहा जाता है। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे कब पूछा गया है, डिप्टी रेंजर में पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है। हमारे पास क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। और 4 ऑप्शन में के हमें वो बताना है जो क्या है, ना तो औद्योगिक और ना ही रासायनिक प्रदूषण से संबंध रखता है। तो ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया है, प्रोटोजोआ संदूषण, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा क्या, प्रोटोजोआ से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया है, नाइट्रेट संदूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सल्फेट संदूषण। एंड लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या, पारा संदूषण। हमें बताना था क्या, कि जो हमारा क्या करता है, ना तो औद्योगिक और ना ही रासायनिक प्रदूषण से संबंध रखता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इस ऑप्शन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ये क्या करता है, ना तो औद्योगिक और ना ही रासायनिक, इन दोनों में के किसी से भी ये क्या करता है, संबंध नहीं रखता है। यानी कि जो प्रोटोजोआ संदूषण हमारा वो क्या करता है, ना तो हमारे पास रासायनिक और ना ही औद्योगिक, दोनों में से किसी के भी साथ संबंध नहीं रखता है। और उसके बाद अगर देखा जाए, ये 3 ऑप्शन हमारे पास जो दिए गए हैं, नाइट्रेट, सल्फेट और पारा, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, रासायनिक या फिर औद्योगिक से संबंध रखते हैं। तो इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है। एचएसएससी क्या करता है, कई बार क्वेश्चन से, यानी कि जो हमारे ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन में, उनसे भी क्वेश्चन बना लेता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, हर एक उसकी जानकारी, जो भी हमें ऑप्शन दिए जाते हैं उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमसे डिप्टी रेंजर में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे शरीर में मुद्रक और निहाई कहाँ पाई जाती है। हमसे क्या पूछा गया है, हमारे शरीर यानी कि मानव शरीर में जो मुद्रक और निहाई होती है, ये कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है घुटना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया कंधा, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया कान। हमें बताना क्या है कि मुद्रक और निहाई, मुद्रक और निहाई जो होती है, ये हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, अगर इनकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारा जो कान होता है, हमारे कान क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं हमारे कान के। हमारे कान के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, एक सबसे बाहर वाला, एक मध्य वाला और फिर एक अंत वाला। ठीक है, और जो बाह्य वाला होता है, इसमें एक झिल्ली प्रेजेंट होती है। हमारा जो कान होता है,
इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कान जो होगा, यानी कि मुद्रक और निहाई कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। अब देखिए जो हमारा कान होता है, कान के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहले बाह्य वाला होता है। बाह्य में क्या होती है, एक झिल्ली होती है। क्या होती है, एक झिल्ली होती है, जिसको आपने सुना होगा कान का पर्दा, यानी कि जो झिल्ली होती है उसको हम क्या कहते हैं, कान का पर्दा भी कहते हैं। उसके बाद जो मध्य भाग होता है, इसके क्या होते हैं, 3 भाग है हमारे पास। जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग में आपके पास क्या होती है, 3 तरह की छोटी छोटी अस्थियां प्रेजेंट होती है। उन्हीं में से क्या है, एक हमारे पास ये मुद्रक और निहाई पूछी गई है। तो ये मुद्रक और निहाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो मध्य भाग होता है, कान का जो मध्य भाग होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी हमारे पास हो जाएंगी ये, इसको हम मुद्रक, इसको हम मेलियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलियस। और उसके बाद जो 2 हमारे पास होती है वो क्या होती है, इनकस। सेकंड हमारे पास इनकस और लास्ट हमारे पास क्या होती है, स्टेपिस। ये हमारे पास क्या होती है, 3 अस्थियां प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, मध्य भाग में। यानी कि जो हमारा कान होता है, हमारे कान में क्या होती है, जो मध्य भाग है उसमें 3 अस्थियां प्रेजेंट होती है, मुद्रक, इनकस और स्टेपिस। ठीक है। उसके बाद बात करें कि लास्ट थर्ड वाला, यानी कि अंत्य भाग जो होता है, सबसे अंदर वाला जो भाग होता है कान का, वहाँ पे क्या होती है कि अपारदर्शक झिल्ली प्रेजेंट होती है। तो आपको ये याद रखना है, हमारा कान कितने भागों में प्रेजेंट है, अंदर से 3 भागों में प्रेजेंट है, बाह्य, मध्य और अंत्य। बाह्य में क्या होती है, हमारे पास एक झिल्ली प्रेजेंट होती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कान के पर्दे के नाम से जानते हैं। बी हमारे पास, सेकंड हमारे पास क्या है, मध्य भाग। मध्य भाग में हमारे पास क्या होती है, 3 अस्थियां प्रेजेंट होती है, मुद्रक, इनकस और स्टेपिस। और लास्ट जो अंत्य हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या होती है, एक अपारदर्शक जो होती है झिल्ली, अपारदर्शक झिल्ली, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे स्टाफ नर्सिंग में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि CFC एक आवश्यकात्मक पदार्थ है जो डैश पाया जाता है। यानी कि हमें बताना है कि जो हमारा CFC होता है ये कैसा पदार्थ है, एक आवश्यकात्मक पदार्थ है, और जो किस में पाया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, वातानुकूलित मशीन। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, वाटर कूलर। और लास्ट डी ऑप्शन है हमारे पास क्या, इनमें से सभी। यानी कि हमें बताना है कि जो क्लोरोफ्लोरो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है हमारे पास रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित मशीन, वाटर कूलर, या तीनों में ही। लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या, इनमें से सभी में, यानी कि तीनों में ही क्या होती है, CFC। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि CFC होती क्या है। देखिए CFC कई बार HSSC क्या कर लेती है, CFC का भी पूरा नाम पूछ लेती है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है। तो जो हमारे पास CFC होती है, इसका पूरा नाम हमारे पास क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो जो हमारे पास CFC होती है, इसका सबसे पहले तो पूरा नाम क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और पूछा क्या गया था कि जो CFC है ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखिए जो CFC होती है ये हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारे फ्रिज जो होता है उसमें भी प्रेजेंट है। हमारी जो AC होती है, यानी कि वातानुकूलित मशीन जो है उसमें भी प्रेजेंट होती है। और जो हमारे वाटर कूलर होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है। अब काम क्या होता है इनका, यानी कि जो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी में। ठीक है। CFC किस में प्रेजेंट होती है, तीनों में प्रेजेंट होती है। और काम क्या होता है, CFC का काम होता है क्या, कूलिंग करने का, यानी कि ये क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड कराता है। और नाम हमने देखा कि जो CFC हमारे पास है उसका पूरा नाम हमारे पास क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे क्या पूछा गया, HSSC स्टाफ नर्सिंग में आपसे पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से गैर संक्रामक रोगों का उदाहरण है। यानी कि हमें बताना है कि वो कौन सा रोग है जो किसका उदाहरण है, गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया कैंसर, ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है TB, और लास्ट
लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया एड्स। हमें बताना कौन सा रोग है, जो कौन सा है, गैर संक्रामक रोग है, यानी कि उस रोग के बारे में जो क्या है, गैर संक्रामक। देखिए हमारे पास जो रोग होते हैं, बीमारी जो होती है वो मेनली क्या होती है, दो तरह की होती है। एक तो कैसी होती है, संक्रामक, क्या होती है, संक्रामक। एक हमारे पास क्या होती है, गैर संक्रामक, क्या होती है, गैर संक्रामक, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, असंक्रामक भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, असंक्रामक भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, दो तरह की बीमारी होती है, रोग होते हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, गैर संक्रामक जो रोग होता है हमें उसका उदाहरण बताना है। अब देखिए सबसे पहले तो संक्रामक और गैर संक्रामक रोग होते क्या हैं। देखिए संक्रामक रोग वो होते हैं जो मान लो कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो बीमार व्यक्ति से अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को हो जाती है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, संक्रामक होती है। और गैर संक्रामक क्या होती है, जो किसी बीमार व्यक्ति से अगर दूसरे के पास ना जाए, दूसरे के पास ना फैले, तो वो हमारी कैसी हो जाएंगी, गैर संक्रामक हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में हमें दिया गया है कैंसर, मलेरिया, टीबी और एड्स। बताना क्या था कि जो गैर संक्रामक है, यानी कि जो क्या है, एक मरीज से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, उसको वो बीमारी है, उससे अगर किसी दूसरे को नहीं होती है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। यानी कि जो कैंसर होती है वो कैसी बीमारी हो जाएगी, गैर संक्रामक, या फिर हमारी कैसी हो जाएगी, असंक्रामक हो जाएगी। क्योंकि जो हमारी कैंसर होती है वो एक इंसान से दूसरे इंसान के पास, स्वस्थ इंसान के पास नहीं जाती है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए मलेरिया, टीबी और एड्स की, ये तीनों ही बीमारी ऐसी है जो क्या करती है, एक मरीज यानी कि एक अस्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास क्या हो जाती है, चली जाती है। इसके लिए हम इन तीनों को क्या बोलते हैं, फिर संक्रामक रोग बोलते हैं या बीमारी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपसे HSC स्टाफ नर्सिंग में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने और उनका विश्लेषण करने वाले चिकित्सा साधन को कहते हैं। यानी कि हमें क्या बताना है, जो हमारे हृदय होते हैं या हमारे फेफड़े जो होते हैं, अगर उसकी ध्वनि हम किस यंत्र के द्वारा सुनते हैं, किस साधन के द्वारा हम सुनते हैं, तो उस साधन का हमें क्या करना है, नाम बताना है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेब्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, स्टीरियोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, थर्मोस्कोप। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्टेथोस्कोप। बताना क्या है, एक ऐसे साधन का नाम जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने हृदय और अपने फेफड़े, इन दोनों के, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उस ध्वनि को सुनते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या करते हैं हमारे डॉक्टर, हमारे चिकित्सक क्या करते हैं, हमारे हृदय या हमारे फेफड़े की जो ध्वनि होती है वो सुनते हैं। हमने मेनली देखा ही होगा कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एक अपनी मशीन निकालता है और उसको एक साइड से अपने दोनों कानों में और एक साइड से दूसरे, यानी कि सामने वाले जो मरीज होता है, बीमार इंसान जो होता है, उसकी छाती पे, उसकी कमर पे लगा के देखता है। करता क्या, वो हमारे हृदय जो फेफड़े होते हैं उनकी ध्वनियों को सुनने की कोशिश करता है और उनको विश्लेषण करता है। उसी मशीन का क्या नाम होता है, हमारे पास स्टेथोस्कोप होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेथोस्कोप वो यंत्र, वो साधन है जिसके द्वारा डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे हृदय या फिर हमारे फेफड़ों की क्या करते हैं, ध्वनियों को सुनते हैं। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे HSC LDC में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां निकाली जाती हैं तो निम्नलिखित में से कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान को कोई गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद उसकी सारी की सारी गोलियों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं। अगर मान लो लगी है गोली और उनमें की कुछ नहीं निकाली जाती, कुछ रह जाती है, उसके बाद क्या होते हैं कि उसके शरीर में जहर फैल जाता है। तो हमें बताना है सारी गोली नहीं निकली है, कोई गोली रह जाती है, उसके कारण उसके
उसके शरीर में जहर फैल जाता है, तो वो किसकी वजह से फैलता है? ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? पारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? सीसा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? लोहा। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? आर्सेनिक। यानी कि इन चारों चीज़ों में कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से अगर गोली शरीर में रह जाए उसके बाद भी शरीर में क्या होता है? जहर फैल जाता है। और इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीसा। सीसा वो धातु, वो तत्व है जिसकी वजह से क्या होता है, यानी कि एक इंसान को जिसको गोलियां लगी है उसकी सारी गोलियां अगर नहीं निकाली जाती है तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है? उसके शरीर में जहर फैलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होता है? सीसा होता है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे पीजीटी भूगोल में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है जो हम ऊपर कर चुके हैं। देखिए क्या पूछा गया है, थोड़ा सा बस बदला गया है कि केचुए को मानव जाति के साथ बताया है। यानी कि हमें बताना है कि जो केचुआ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो अर्थवॉर्म है उसको किसानों के लिए या मानव जाति के लिए कैसे बताया गया है, किसानों के लिए कैसे बताया गया है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया है लाभदायक भी और हानिकारक भी। यानी कि जो केचुआ होता है वो किसानों या मानव जाति के लिए क्या होता है? लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है। ऑप्शन बी की अगर बात करें कि अधिक लाभदायक और कम हानिकारक, ये हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है? कम लाभदायक और अधिक हानिकारक। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है? केवल लाभदायक और हानिकारक नहीं। तो देखिए जो हमारे पास केचुआ होता है उसका किसानों को या मानव जाति को क्या होता है? लाभ बहुत ज़्यादा होता है और उससे जो होने वाली हानि होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो केचुआ होता है वो मानव जाति या किसानों के लिए क्या करता है? लाभदायक अधिक होता है और उसकी वजह से जो हानि होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और काम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि केचुए अर्थवॉर्म का काम क्या होता है कि वो क्या करता है? छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाने के लिए पूरी की पूरी मिट्टी को ही खा जाता है। और मिट्टी कैसी हो जाती है? फिर पोली हो जाती है, जिससे उसकी जुताई आराम से हो जाती है और उसमें फसल फिर अच्छी होती है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपसे कब पूछा गया? पीजीटी भूगोल में आपसे पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि लवण युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं। यानी कि हमें उन पौधों का नाम बताना है, उन पौधों के बारे में बताना है जो क्या करते हैं? लवण युक्त मिट्टी में यानी कि उगने वाले पौधे। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया है? होमोफाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया है? हाइड्रोफाइट। सी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है? जीरोफाइट। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? हेलोफाइट। तो देखिए जो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेलोफाइट। हेलोफाइट क्या होते हैं? हेलोफाइट हमारे क्या होते हैं? वो पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? लवण युक्त मिट्टी और जल दोनों में ही उग जाते हैं। देखिए होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और फाइट का मतलब क्या होते हैं? प्लांट, यानी कि पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में अगर बात करें हाइड्रोफाइट, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, यानी कि पानी। और फाइट क्या होता है? पौधे, यानी कि पानी में उगने वाले पौधे। सी ऑप्शन की अगर बात करें जीरोफाइट, जीरोफाइट का मतलब क्या होता है कि जो ड्राई सूखे एरिया में होने वाले जो प्लांट होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या था? हेलोफाइट। और हेलोफाइट क्या होते हैं? हमारे पास वो पौधे होते हैं जो लवण युक्त या तो मिट्टी या तो जल, यानी कि पानी जो होता है उन दोनों में उग जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेलोफाइट। इसी के साथ साथ जो आपको और भी ऑप्शन दिए गए इनको भी आपको ध्यान में रखना हो सकता है HSSC क्या करे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोफाइट या जीरोफाइट क्या होता है। तो इसलिए जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर जितने 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं तो आपको क्या करना है? जब भी आप क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो उसके साथ साथ उसके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी आप अच्छे से करें। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे TGT उर्दू में पूछा गया है। तो सो फ्रेंड ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। और
मैं ये आशा करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं आप इनको साथ के साथ रिवाइज करिए, खुद करके देखिए। और फिर से कहूँगी कि जितने भी ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन के साथ हमारे पास क्या होते हैं, 3 से 4 ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं। उन 3 से 4 ऑप्शन से भी आप क्या करिए, क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए। तो क्योंकि बार बार HSSC क्या करता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। कभी वो क्या करता है, ऑप्शन से उठा लेता है, कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेस करता है, डिपेंड करता है हमारे प्रैक्टिस पे, यानी कि हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं। तो बेटर वही होगा कि अगर हम डिपेंड करें क्वालिटी पे। क्वालिटी का मतलब क्या है कि कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, कम कंटेंट ले ले, थोड़ी टाइम के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, लेकिन पढ़े बेस्ट, ऐसा पढ़े कि वो हम कभी भी भूल ना सकें। आई होप ये आज के जितने भी हमने क्वेश्चन किए ये सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। और जो भी फ्रेंड ये हमारी जो वीडियो है इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे जो क्वेश्चन है या हमारी जो सीरीज चल रही है साइंस की वो आपको कैसी लगी। थैंक यू।